नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू वाइस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ कवर करा रहे हैं पूरी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के अगस्त तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम सारी आपको कवर करा रहे हैं। ये क्लास का 7वां या 8वां आई थिंक एपिसोड है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे, आप जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि जैसे ही क्लास समाप्त होती है आपको सारी करंट अफेयर्स आपके फिंगर टिप पे होगी, आपको याद होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर से शुरुआत करते हैं कि 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है, आपको पता है जैसे कि हमने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ये प्रस्ताव संसद नहीं, मतलब मंत्रिमंडल की एक कमेटी होती है, वो पारित करती है, राइट। तो एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत हम कुछ 26 राफेल खरीद रहे हैं। ये क्यों खरीद रहे हैं? ये हम वायुसेना के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं अपनी नौसेना के लिए, ठीक है। पहले हमने 36 वायुसेना के लिए खरीदे थे, अब जो 26 खरीद रहे हैं वो नौसेना के लिए खरीद रहे हैं। पहली बात, 26 राफेल विमान हम खरीद रहे हैं। कहां से खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीद रहे हैं। और फ्रांस की कंपनी का नाम याद होगा, डसॉल्ट कंपनी, ठीक है। ये नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। पहले हमने वायुसेना के लिए खरीदे थे। ये राफेल जो 36 हमने खरीदे थे वो वायुसेना के लिए खरीदे थे, लेकिन अब हम नौसेना के लिए 26 खरीद रहे हैं। इसकी स्वीकृति दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, जैसे राजनाथ हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में ये तय किया जाता है कि हमें कौन कौन से हथियार चाहिए, कौन कौन से हथियारों को हमें आयात करना, ये सारे निर्णय इनकी अध्यक्षता में लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये जब आएंगे राफेल, तो इनको लगाया कहाँ जाएगा? हमारे 2 विमान वाहक पोत हैं, एक है आईएनएस विक्रमादित्य, एक विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो कि स्वदेशी है, इंडिजेनियस है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में इनका खुद उत्पादन किया गया, हमने किसी भी बाहरी देश से आयात नहीं किया, इनका इंपोर्ट नहीं किया। तो इन दोनों पर ही इनको क्या हुआ, लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ताकि होता क्या है, जैसे कि नौसेना का करती है, समुद्री सुरक्षा काम करती है, राइट। तो समुद्र में ये बड़े बड़े जहाज चलते रहते हैं, इन्हीं के ऊपर ये राफेल रखे रहेंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो वहां से सीधा जाएगा और अपना काम करेगा। खैर, दूसरी खबर देखते हैं। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला। फ्लोटिंग स्टोर का मतलब क्या है? फ्लोटिंग स्टोर का मतलब होता है तैरता हुआ स्टोर। जैसा कि फ्लोटिंग मकान की बात करें तो ऐसा मकान जो तैरता रहता है हमेशा, राइट। तो इन्होंने, अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है, राइट। अब देख लो खोला कहां पे? डल झील, आपने नाम सुना होगा, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में, और डल झील के ही ऊपर यानी डल झील में ही यह स्टोर खोला गया है, ठीक है। ये स्टोर हिस्सा है एक पहल का जो 2015 में शुरू की गई थी। उस पहल का नाम है आई हैव स्पेस, आई हैव स्पेस, ठीक है। तो ये एक पहल शुरू की थी अमेजन इंडिया ने 2015 में, आज के 8 साल पहले, और इसी पहल के तहत पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया। कहां पे? डल झील में, श्रीनगर में, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय दुकानदारों के सहयोग से दूर तक उत्पादों को भेजना, मतलब ये है अमेजन इंडिया, ठीक है। वहां के जो स्थानीय दुकानदार होते हैं, स्ट्रीट छोटे छोटे होते हैं, उनका सहयोग लेगी और जो भी प्रोडक्ट को बेचना है दूर तक बेचेगी। लेट्स से कि एक दुकानदार, एक गांव है, उसके आसपास कोई दुकानदार है, तो ये अमेजन इंडिया वहां से उसको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। और जो वो अमेजन इंडिया पे जो भी अप्लाई करेगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो उस स्थानीय दुकान के पास होगा तो वो उसको सीधा सप्लाई कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा? अमेजन इंडिया उसके पास भेजेगी उस प्रोडक्ट को और वो सप्लाई कर देगा। तो फाइनली इससे जो क्षेत्रीय दुकानें हैं, छोटे छोटा उद्योग है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इससे मोनोपोली नहीं होगी अमेजन इंडिया का, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे क्योंकि रोजगार का सृजन होगा। अगला है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक राजस्थान ने पेश किया, और इस तरह का विधेयक पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। क्या ये गारंटी देता है किस किस चीज? इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं, देखो। एक है न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, मतलब आपको कम से कम इतनी आय तो मिलेगी, मतलब जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए इतनी तो आय आपको मिलेगी। ये आपका एक अधिकार है, आपके एक राइट्स है, राइट। दूसरा है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार। भाई जब तक हम आपको गारंटीकृत रोजगार का अधिकार नहीं देंगे तब तक आय का अधिकार कैसे मिल जाएगा? क्योंकि जब रोजगार होगा तभी आपके लिए आय का सृजन होगा, ठीक है। ये 2 चीजें तो होगी। इन दोनों चीजें के अलावा गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार यानी कि पेंशन का अधिकार दिया गया है, और पेंशन का अधिकार उन तबकों को दिया जाता है जो वंचित होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हुए हैं, जैसे विधवाएं होती हैं वो लोग हुए हैं, एकल महिला यानी कि अकेली महिला रह रही होती है, उसके पास उतने साधन नहीं होते हैं जैसे बेसिक नीड्स को फुलफिल कर ले, तो उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपकी जो विकलांग लोग होते हैं, जिनको आप दिव्यांग कहते हैं, उनको भी, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं।
न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार कैसे दिया जाएगा? यानी कि शहरी और ग्रामीण युवा को वर्ष में 125 दिन रोजगार का अधिकार दिया जाएगा। मतलब एक युवा है, आप भी हो सकते हैं उसमें से एक युवा है, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे वो गांव में रह रहा हो, उसको एटलीस्ट 125 दिनों का काम दिया जाएगा। ठीक है, देना ही पड़ेगा राज्य को। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? अभी आपने गांव में देखा होगा, गांव में एक स्कीम चलती है जो 2005 में आई थी, मनरेगा। 2005 में आई थी नरेगा के नाम से, और 2009 में संशोधन कर दिया गया था, मतलब एक शब्द जोड़ दिया गया था एम, तो मनरेगा होगी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो वो क्या करती है, गांव में एक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देती है। एक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराती है। ये क्या करेंगे, उनमें से 25 दिन को और जोड़ दिया है इन्होंने, टोटल 125 दिन मिल जाएगा। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं इसमें हुआ है। यानी कि गांव में जो मनरेगा योजना के तहत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उनमें ही 25 दिनों की और वृद्धि कर दे रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और कर रहे हैं कि गांव का एक परिवार के हो सकता है 3 युवा है, तो तीनों को मिल जाएगा काम। ओके, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहां पे मनरेगा स्कीम है, इसके तहत दिया जाएगा। हो सकता है कुछ और भी नए इनिशिएटिव दिए जाएं। और जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, वहां पे एक योजना काम करती है, इंदिरा गांधी के समय से है, काफी पहले से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों खबरें आपने समझी होंगी। अगले चलते हैं, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष संस्था है भारत की इसरो। ठीक है, और SSLV-D2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सबसे पहले समझते हैं SSLV-D2 है क्या। SSLV-D2 समझिए, स्मॉल, S फॉर स्मॉल, दूसरा S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल और D2। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा है सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल। मतलब कि हम बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। क्यों भेजते हैं? ताकि हमें मौसम की जानकारी मिल सके, हमें भू अवस्थिति की जानकारी मिल सके। ठीक है, हमें अपने मानचित्र की जानकारी मिल सके। जीपीएस की बात करें, जीपीएस होता है तो वो वैसे ही काम करता है उसी से, सैटेलाइट से। ठीक है, साथ ही साथ जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, जो नेट काम कर रहा है, वो भी सैटेलाइट से ही थ्रू काम कर रहा है। तो SSLV-D2, तो इनको जो सैटेलाइट जो होते हैं, इनको भेजा जाता है, एक रॉकेट होता है वो भेजता है, वही ये रॉकेट है। ठीक है, तो ये जो SSLV-D2 है, एक रॉकेट है जो सैटेलाइट को भेजता है। ठीक है, D2 क्यों लिखा है? D2 का मतलब है इसकी दूसरी विकासात्मक उड़ान सफल हुई है। दूसरी विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, तो D2 लिख दिया है। इसरो ने इसको सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च कर दिया है। अब ये सबसे छोटा है, तो देख लेते हैं इसकी खासियत क्या है। खासियत ये है कि 1 से 20 टन का वजन है, ये 1 से 20 टन का वजनी है, 34 मीटर लंबा है और 2 मीटर की इसकी चौड़ाई है रॉकेट की। ओके, इसने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिनको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया स्पेस में। उसकी बात हो रही है। पहला EOS-07 जो कि इंडिया का है, जानूस 1 जो कि यूएसए का है, और आजादी सैट ये भी इंडिया का ही है। ठीक है, EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब भू अवलोकन उपग्रह। यानी कि इसका काम ये होगा कि जो भूमि है ऊपर जाएगा, जमीन का एकदम अवलोकन करेगा। ठीक है, कहां पर ऊंचाई है, कहां पर कितना पानी है, कहां पर कौन सी वन है, कौन सा वन का कितना एरिया है। ठीक है, ये सारी चीजें, फोटो खींचेगा, उनकी तस्वीर भेजेगा, घास के मैदान कहाँ है, कितने हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, 07 मतलब ये है कि ये 7वें नंबर का भेजा गया है। ठीक है, तो EOS-7 ये इंडिया का, ये जान ले। जानूस अमेरिका का है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। और आजादी सेट आपका इंडिया का ये भी है। ठीक है, आई होप आपको ये खबर क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखते हैं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का सफलतापूर्वक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन तो अपने आप में ही सफलतापूर्वक होता है। सफलतापूर्वक है ना, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारी खबरें पढ़ा रहे हैं जो प्रीलिम्स के यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, इस क्लास को देखिए, इस पूरी सीरीज को आपने फॉलो कर लिया। ठीक है, तो कम से कम समय में आपकी सारी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कवर हो जाएगी, और साथ ही साथ एग्जाम में जब आप बैठे कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, सारी याद होगी, तो 90% तक आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब देश का एक एक्सप्रेस वे बनना है जो कि दिल्ली से शुरू होता है और जाता है कहाँ पे, मुंबई में। दिल्ली से शुरू होकर मुंबई में जाता है, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे साबित होने वाला है। मतलब बन जाएगा तब हो जाएगा। ठीक है, हुआ कैसे? पहले फेज का उद्घाटन हुआ। ये है आपका दिल्ली, ये है आपका मुंबई। यहां से लेकर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक के बीच में 13 से 86 किलोमीटर का, 1003 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। और ये छोटा मोटा एक्सप्रेस वे नहीं है, 8 लाइन का होगा, 8 लाइन का, और भविष्य में इसको 12 लाइन तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले फेज का मतलब है इतना, यहां से लेकर यहां तक, ये 246 किलोमीटर। ठीक है, तो
तो दिल्ली से लेकर के 246 किलोमीटर एक जगह आ जाती है दौसा लाल सोट खंड, ठीक है, दौसा लाल सोट खंड। तो यहां तक का तैयार हो गया है, बन चुका है। तो इसका शिलान्यास कर दिया है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ठीक है। और कुल मिलाकर के इतने प्रोजेक्ट खर्चा आया 12,150 करोड़, 12,150 करोड़ इस प्रोजेक्ट का खर्चा है इतना। अब पूरे की बात करें तो इसका ये करीब 5 गुना तक हो जाएगा, तो ये भी 5 गुना कर दो और कुछ समय लग जाएगा, तो इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें कर दो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, 70-80 ये चीज होगी। यानी कि दिल्ली दौसा लालसोट खंड ये है, इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। ये 6 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर? 6 राज्यों से। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्यों को याद कैसे करें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में दिल्ली दौसा लालसोट खंड नामक एक देश का पहला जो एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन से वो राज्य हैं जहां से होकर ये गुजरता है? तो आप सकते में आ जाएंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, दिल्ली शुरू होता है और मुंबई में जाता है, तो दिल्ली मुंबई 2, यानी कि दिल्ली और महाराष्ट्र 2 हो गए, 4 को याद करना है। दिल्ली है, दिल्ली से नीचे आएगा और पता है दिल्ली ऊपर है, दिल्ली के नीचे हरियाणा आसपास से घेरे हुए। दिल्ली से निकलेगा हरियाणा जाएगा, ठीक है। हरियाणा से निकलेगा कहाँ जाएगा? हरियाणा से निकलेगा फिर यूपी में तो आएगा नहीं, सीधा जाएगा आपका राजस्थान में। राजस्थान से निकलेगा उधर एक मध्य प्रदेश पर जाता है, वहां चला जाएगा। मध्य प्रदेश का भी राजस्थान है, इधर कोने से मध्य प्रदेश निकला है, राजस्थान वही मध्य प्रदेश। फिर कौन रास्ता पड़ेगा? गुजरात का पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जो मिनिमम है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें विस्थापन क्या होता है, तो 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये कम से कम में बनाया जाएगा, तो कम से कम में जगह, कम से कम में अगर महाराष्ट्र तक पहुंचना है तो इसी रूट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दिल्ली से निकले हरियाणा आ गया, हरियाणा से निकले राजस्थान आ गया, फिर वहीं थोड़ा सा जगह मध्य प्रदेश की आ गई, फिर गुजरात आ गया, फिर आपका महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, इस तरह से आप याद करें, कभी नहीं भूलेंगे, ओके। 8 लाइन का है, जिसे भविष्य बढ़ा करके 12 लाइन तक किया जा सकता है। ये शुरू होता है हालांकि हरियाणा के सोहना से, हरियाणा के सोहना जगह से, और मीरा भाईंदर एक जगह मुंबई में, यहाँ जाकर ये समाप्त होता है, ठीक है। क्लियर है? अगला शुरू करते हैं अगली खबर, स्काई यूटीएम के बारे में। स्काई शब्द लगाए, इसका मतलब है आकाश, यानी कि आकाश, हवाई की बात हो रही, ठीक है। यूटीएम का मतलब है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, ठीक है, जो एआई चला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही है, और ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। और कहाँ का करना है? स्काई करना, आसमान में। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हवाई जो यातायात जो प्रबंधन होता है उसकी बात हो रही है, और इसको मैनेज करने वाला एक कोई ये सिस्टम है, ठीक है। तो हवाई यातायात प्रबंधन एक प्रणाली है जो कि इतना याद रखना है, ठीक है, और 1-2 फैक्ट और वो याद रखना है, ये नहीं याद रखना। जैसे प्रति घंटे 4000 उड़ानों को मैनेज कर सकता है, इतनी क्षमता है, यानी कि 1 घंटे में 4000 उड़ानों तक को ये सिस्टम मैनेज कर सकता है। कोई व्यक्ति बैठाने की जरूरत नहीं है, एआई सिस्टम है, अपने आप काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर पूरे दिन की बात करें तो 96,000 उड़ानों को मैनेज कर सकता है। सोच के देखिएगा, 96,000 उड़ानों को मैनेज करने की क्षमता है इसकी पूरे दिन में, और 1 घंटे में 4000। एक कंपनी है स्काई एयर मोबिलिटी, स्काई से बनाया है ना, देखो इसने, स्काई इसकी कंपनी का भी शुरुआत नाम है, इससे याद कर सकते, स्काई एयर मोबिलिटी, ठीक है। स्काई एयर मोबिलिटी जो कि स्थित है आपके गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में एक बहुत प्रसिद्ध संगठन है जो वैश्विक स्तर पर बहुत महत्व रखता है, उसका मुख्यालय है। अब वो संगठन कौन है, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो स्काई एयर मोबिलिटी नामक एक कंपनी है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। इसने क्या किया? मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी खबरें क्लियर हुई होंगी, आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।